हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट टाइम हमने टाइट्रेशंस की बेसिक टर्म्स डिस्कस की थी, जिसमें थी व्हाट इज टाइट्रेशन, व्हाट इज टाइट्रेंड, व्हाट इज टाइट्रेंड, स्टॉक सॉल्यूशन, एंड पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट, ये सब हमने डिटेल से डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस। सो ब्रॉडली स्पीकिंग वी हैव फोर टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस: एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, precipitation titration, complexometric titration and redox titration. सो आज हम जो अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। इसको हम बहुत डिटेल से हर पर्सपेक्टिव से देखेंगे। सो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले ये हमारे पास, ये देखो आप लोग के टाइप जो है वो एक टाइट्रेशन की ही है। इट इज एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। बेसिकली टाइट्रेशन का मकसद जो होगा वही एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का होगा। हमने टाइट्रेशन का लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि टाइट्रेशन एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की ऐसी टाइप है जिसमें हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हम फाइंड करते हैं कंसंट्रेशन को, एक अननोन कंसंट्रेशन को नॉन कंसंट्रेशन की मदद से फाइंड करने का नाम टाइट्रेशन है विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। सो एसिड बेस्ड एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में कुछ भी नहीं होगा। टाइट्रेशन का बेसिक प्रिंसिपल सेम रहेगा। जस्ट हमारे पास जो स्पीशीज यूज होंगी ड्यूरिंग टाइट्रेशन, ड्यूरिंग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वो एसिड बेस होंगी, इसलिए हमने इसका नाम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन रखा। हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि टाइट्रेंट और टाइट्रेंट को, तो हम टाइट्रेशन में कुछ भी नहीं करते, हमने टाइट्रेंट को फाइंड करना होता है विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेंट। कि एक की कंसंट्रेशन हमें पता होती है, उस पता होने वाले की कंसंट्रेशन की मदद से हम ना पता होने वाले की कंसंट्रेशन को फाइंड कर लेते हैं। तो अगर हमारा टाइट्रेंट एसिड है तो हमारा टाइट्रेंट बेस होगा, अगर हमारा टाइट्रेंट बेस है तो हमारा टाइट्रेंट एसिड होगा। इसलिए हमने इसको नाम दिया है एसिड बेस टाइट्रेशन का, कि अगर हमारा टाइट्रेंट बेस है तो इसकी मदद से हम फाइंड कर लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ टाइट्रेंट विच विल बी और एसिड। सो इसकी जनरल डेफिनेशन होगी कंसंट्रेशन ऑफ अननोन एसिड और बेस कंसंट्रेशन इज फाउंड विद द हेल्प ऑफ नॉन एसिड बेस, कि एक नॉन की मदद से अननोन की कंसंट्रेशन को फाइंड करना। अब इसमें हमारे पास जो मेन थिंग है इंडिकेटर, जो कि हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। आप पहले उस वीडियो को देख के आओ ताकि आपके मजीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों कि बेसिक टर्म्स हमारे पास क्या होंगी। तो इंडिकेटर्स हमारे पास एसिड बेस में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। लैब में हमारे पास ढेरों इंडिकेटर्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। अगर हम इंडिकेटर्स की टाइप्स की बात करें तो एसिड बेस में हमारे पास ब्रॉडली 3 टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं। एक है नेचुरल इंडिकेटर्स, सेकेंड वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड द थर्ड वन इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। हम जो को 99% यूज करते हैं लैब्स में वो हमारे पास होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, लेकिन हमारे पास नेचुरल और ऑल्फैक्टरी भी पाए जाते हैं, ऑल्दो हम इनको यूज नहीं करते। सो नेचुरल इंडिकेटर्स की हमारे पास कॉमन टाइप्स हैं लिटमस और टर्मेरिक। लिटमस हमारे पास डराइव किया गया है लाइकन से। आप लोगों ने पढ़ रखा है लाइकन्स को, बायो में, बायो की टर्म है। लाइकन्स हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को भी इंडिकेट करते हैं। दे आर वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। सो लाइकन स्पीशीज से हम डराइव करते हैं लिटमस को, तो एज दे आर नेचुरली ऑब्टेन्ड, सो हमारे पास ये टाइप आती है नेचुरल इंडिकेटर्स की। सेकेंड आपके पास कॉमन इंडिकेटर टर्मेरिक, हल्दी, जो कि कॉमनली आप किचन में यूज करते हो। टर्मेरिक हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है। और उसके बाद सिंथेटिक जितने भी हम आप लैब में यूज करोगे, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल येलो, मिथाइल रेड, जेंथोफिल, और जितने भी आप यूज करोगे इंडिकेटर्स, फिनोफ्थिलीन, वो सारे के सारे आपके पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स होंगे। उसके बाद ऑल्फैक्टरी, आपके पास नाम से पता चल रहा है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर है जो आप विद द हेल्प ऑफ स्मेल पहचान लो, कि स्मेल की मदद से हम अगर इंडिकेशन करें एसिड बेस की तो वो कहलाएगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एग्जांपल में हमारे पास है अनियन और क्लव ऑयल। अनियन प्याज, क्लव ऑयल लौंग को हम कहते हैं, जो कि गरम मसाले में एक लौंग होती है ना, जस्ट लाइक फूल सा होता है, उसके आगे एक छोटी सी काली मिर्च लगी होती है इस तरह की, तो उसको हम कहते हैं क्लव ऑयल।
तो अनियन अगर हम आप बेस में डालते हो तो अनियन की एक स्मेल है, सल्फर कंटेंट। आपको पता है कि सल्फर कंटेंट की वजह से अनियन की जो स्पेसिफिक स्मेल सी होती है वो बेस में रिटेन रहती है। अब बेस में एक दो सोल्यूशन है, हमने पहचानना है कौन सा एसिड है कौन सा बेस, तो आप उसमें अनियन डाल दो। अगर अनियन की जो खुशबू या बदबू, आप कुछ भी कह लो उसको, अगर वो वैसी की वैसी रहती है तो सोल्यूशन बेसिक है। अगर उसकी खुशबू या जो उसकी एक स्पेसिफिक टिपिकल ऑर्डर है, अगर वो खत्म हो जाता है बिल्कुल ही, तो आप कहते हो कि सोल्यूशन एसिडिक है। तो इसी तरह क्लव ऑयल का है, क्लव अपनी स्पेसिफिक जो फ्रेग्रेंसी होती है बेस में वो रिटेन रखते हैं, और एसिड में उनकी वो जो स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस है वो खत्म हो जाती है। तो आपके पास बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हैं, लेकिन हम लैब में जो 99.9% यूज करेंगे वो हमारे पास होंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज फिनोल्फथालीन एंड मीथाइल ऑरेंज। ठीक हो गया जी। ये थी जनरल डेफिनेशन और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। अब हमारे पास एसिड बेस टाइट्रेशन की फर्दर चार टाइप्स आती हैं। पहली है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड है वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, थर्ड है जी स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, एंड फोर्थ वन इज वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। हम चारों को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग और विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज। हर लिहाज से हम इसको डिस्कस करेंगे कि आपको जिस तरह भी ये आ जाए आप इजीली एग्जाम को में इसको क्रैक कर पाओ। तो पहली टाइप को हम डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको पता है जितने भी आपके पास मिनरल एसिड्स हैं, HCl, H2SO4, HNO3, ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और आपका स्ट्रॉन्ग बेसिस में अल्किली मेटल्स की जितनी भी बेसिस हैं, NaOH, KOH, ये सारी की सारी है स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन करवाएं तो इस बेस को, इस टाइट्रेशन को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, जब भी आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस यूज होगी, जब भी स्ट्रॉन्ग बेस आप देख लो टाइट्रेशन में, तो आप बिना सोचे समझे इंडिकेटर फिनोल्फथालीन यूज कर सकते हो। एसिड को आपने देखना ही नहीं है, आपके पास एक बेस है जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस आ गई है। NaOH और KOH आर मोस्ट कॉमनली यूज, तो आप बिना सोचे समझे कहोगे इसमें इंडिकेटर फिनोल्फथालीन यूज करेंगे, बिकॉज फिनोल्फथालीन इज स्पेसिफिक फॉर स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। उसके बाद फिनोल्फथालीन आपका जो इंडिकेटर है, इसका एसिड में अलग कलर होता है, बेसिक सोल्यूशन में अलग। एसिडिक में ये कलरलेस होता है और बेस में ये पिंक कलर देते हैं। अब ये कलर चेंज क्यों करते हैं उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल से कि थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स बेसिकली है क्या। तो अभी आप जिसकी जनरल टर्म्स देखो कि एसिड बेस टाइट्रेशन में होता क्या है। और ये जो फिनोल्फथालीन है आपका, ये कलर चेंज करता है अबव 8.5, मतलब बेसिक सॉल्यूशन में अबव 8 pH ये कलर चेंज कर देगा। अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करें तो हम एक्सपेरिमेंटली इसको ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं कि ये हमारे पास ब्यूरेट है, ब्यूरेट, इसको मैं डायग्राम बनाती हूँ। डायग्राम को जरा थोड़ा सा इग्नोर करना है बिकॉज मेरी डायग्राम थोड़ी सी गंदी है। तो ये आपके पास ब्यूरेट होती है, इसको आप आयरन स्टैंड पे क्लैम्प कर लेते हो। दिस वन इज योर ब्यूरेट। ये आपकी ब्यूरेट है, इसको आप स्टैंड पे क्लैम्प कर लोगे। नीचे आप अपनी टाइट्रेशन फ्लास्क रखते हो, कॉनिकल फ्लास्क है, इसको आप ड्यूरिंग टाइट्रेशन टाइट्रेशन फ्लास्क कह रहे हो। अब ये चीज याद रखनी है कि ब्यूरेट में ऑलवेज आपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेना है जिसकी कंसेंट्रेशन आपको पता होती है, मतलब आपने हमेशा ब्यूरेट में टाइट्रेंट लेना है। जिसकी कंसेंट्रेशन आपको पता होगी वो हमेशा ब्यूरेट में लेंगे, जिसकी कंसेंट्रेशन हमें फाइंड करनी है वो हम हमेशा टाइट्रेशन फ्लास्क में लेंगे। तो हमारा टाइट्रेंट जिसकी हमने कंसेंट्रेशन फाइंड करनी है वो हम सपोज नीचे लेंगे। और उसके बाद हम इसको परफॉर्म कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है HCl, हमारे टाइट्रेंट जो है जिसकी कंसेंट्रेशन हमें पता है वो है 0.1 मोलर HCl। ये हमें बना बनाया लैब में मिलेगा। एग्जामिनर आपको, लैब अटेंडेंट आपको इसको बना बनाए देगा। आपने 50 ml यहाँ तक इसको फिलअप कर लेना है, बिकॉज मोस्टली जो आपके पास ब्यूरेट होती हैं वो 50 ml की प्रेजेंट होती हैं। देन एक चीज आपने और करनी है कि टीचर आपको अक्सर रिकमेंड करता है कि आप जब इसको स्टैंड पे क्लैम कर रहे होते हो, आप इसके अराउंड एक न्यूज पेपर, कोई पेपर या टिश्यू पेपर रोल कर लो। उसका मकसद क्या होता है कि ब्यूरेट आपके पास थोड़ा लैब में कॉस्टली अपरेटस होता है, इसका ग्लास जरा थोड़ा अच्छे वाला होता है, महंगा होता है,
तो थोड़ा कॉस्टली होता है। तो अगर आप स्टैंड के साथ इसको टाइटन करते वक्त थोड़ा जोर ज्यादा लगा दोगे तो ये ब्यूरेट टूट जाती है। तो इसको टूटने से बचाने के लिए आप इसके गिर्द एक टिश्यू पेपर रैप कर लो, या टिश्यू पेपर नहीं है तो सिंपल पेपर रैप कर लो। उसके बाद आप थोड़ी फोर्स के साथ भी लगाओगे तो आपका जो शीशा होगा ब्यूरेट का वो टूटेगा नहीं। जस्ट एक प्रिकॉशन है, तो आप इसको रैप कर लो एहतियातन टिश्यू पेपर से। देन आपने इसको भर देना है HCl से 0.1 मोलर, जिसकी कंसेंट्रेशन आपको पता थी। नीचे हमारे पास है बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की कर रहे हैं, तो हमारे पास नीचे जो है जी वो आ जाएगी बेस NaOH। हमें इसकी कंसंट्रेशन नहीं पता, हमने टाइट्रेशन करके इसकी कंसंट्रेशन पता करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपनी 10 ml NaOH ले लेंगे विद द हेल्प ऑफ पिपिट। बहुत सारी आपको टीचर एग्जामिनर जो होगा आपको एक बहुत बड़े 1000 ml बीकर उसने रखा होगा डिफरेंट ग्रुप्स के लिए। आप इसमें से 10 ml NaOH लोगे, उसमें आप 1 to 2 ड्रॉप्स इंडिकेटर डालोगे, 1 to 2 ड्रॉप्स इंडिकेटर। फिनोफ्थिलीन स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमने बिना सोचे समझे 1 से 2 ड्रॉप लेने हैं अपने इंडिकेटर का और इसमें डाल देते हैं। अब देखो जैसे ही आप 1 या 2 ड्रॉप इंडिकेटर के डालोगे तो हमने अभी पढ़ा है कि फिनोफ्थिलीन बेस में पिंक कलर देता है। तो इसका जो कलर होगा सोल्यूशन का, पहले आपका NaOH का सोल्यूशन कलरलेस होगा। जैसे ही आप उसमें 1 ड्रॉप फिनोफ्थिलीन डालोगे आपका सोल्यूशन जो है ये ऐसे पिंक कलर का हो जाएगा, ये बिल्कुल प्यारा सा पिंक कलर आ जाएगा। आपने इसको 1 सेकंड के लिए, आधा मिनट के लिए शेक करना है, पिंक सोल्यूशन होमोजीनियस हो जाएगा पूरे उसमें। देन आपने टाइट्रेशन स्टार्ट करनी है। यहाँ पे हमारे पास एक स्टॉपर लगा होता है, आप इसको थोड़ा सा ओपन करोगे और ड्रॉप वाइज आपका यहाँ से HCl आना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका तरीका क्या है खोलने का, इसकी आपने एकदम से टूटी नहीं खोलने देनी, आपने इसको इतनी स्पीड से खोलना होता है। इसका खोलने का तरीका ये है कि आपका ये जो ड्रॉप गिर रहा होता है आप इसको काउंट कर सको, 1 2 3 4 5 इतने ड्रॉप आ रहे हैं। तो अब अगर आप ड्रॉप की काउंटिंग कर सकते हो तो वो स्टॉपर की स्पीड बिल्कुल ठीक है। तो आपने स्टॉपर को ऑन कर देना है, ड्रॉप वाइज अपना HCl सोल्यूशन को लेके आना है। और एक और प्रिकॉशन जो आपने करनी है ड्यूरिंग टाइट्रेशन वो ये करनी है कि आपने नीचे रख नहीं देना इसको, टाइट्रेशन फ्लास्क को, कि ड्रॉप वाइज गिरे जा रहे हैं। आपने ड्यूरिंग टाइट्रेशन इसको यहाँ से होल्ड करना है अपने हाथ से और इसके कंटिन्यूस शेक करते रहना है। एक ड्रॉप गिर रहा है, आपने इसको शेक शेक साथ साथ शेक कर रहे होगे, आप हाथ से इसको हिला रहे होगे अपनी टाइट्रेशन फ्लास्क को कि वो जो ड्रॉप है अच्छे से पूरे सोल्यूशन में मिक्स हो जाए। तो इस तरह ये यहाँ से आपका 50 ml तक भरी हुई थी ब्यूरेट आपकी। तो आहिस्ता 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 आपका जो ये है नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा वॉल्यूम, एज ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आ रहा है सोल्यूशन। तो एक पॉइंट आएगा, आपने बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्टिव रहना है, एक पॉइंट आएगा जब आपका एक ही दम से सोल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाएगा। जैसे ही आपका सोल्यूशन कलरलेस होता है आपने फौरन से स्टॉपर को बंद कर देना है, फर्दर कोई ड्रॉप ना आए। इस वजह से कहते हैं कि आपका इतना स्लो हो कि आप एक एक ड्रॉप गिन सको। तो जैसे ही आपका इधर ये सोल्यूशन कलरलेस होगा आपने स्टॉपर को रोक देना है, यहाँ से इसको रिमूव कर देना है, हमारा काम हो चुका है। अब हमने यहाँ से वॉल्यूम मेजर करना है कि कितना हमारा वॉल्यूम यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मेरा पहले 50 पे था, तो मेरा वॉल्यूम जो यूज हुआ है अब वो रह गया है 40.6। तो मेरा बाकी 9.4 जो है वॉल्यूम यूज हो चुका है। तो वो मैं वॉल्यूम नोट डाउन कर लूंगी अपनी कॉपी पे। देन हम कैलकुलेशन बाद में करेंगे कि किस तरह हम कौन सा फॉर्मूला लगा के इसकी कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आपका जनरल प्रोसीजर टाइट्रेशन करने का, कि आपने ब्यूरेट लेनी है उसमें टाइट्रेंट को फिल करना है, टाइट्रेशन फ्लास्क लेनी है उसमें टाइट्रेंट को फिल करना है, 1 से 2 ड्रॉप इंडिकेटर के डालने हैं, अपनी ड्रॉप वाइज आपने टाइट्रेशन स्टार्ट कर देनी है। जैसे ही कलर चेंज होगा इंडिकेटर ने बता दिया है एंड पॉइंट आ चुका है और आप स्टॉपर के बंद करोगे और यहाँ से वॉल्यूम चेंज मेजर कर लोगे। अब ये प्रोसीजर सेम आपने 3 टाइम्स रिपीट करना है। 3 टाइम्स रिपीट करने का मतलब ये है कि हम एवरेज वैल्यू लेंगे और आपको पता है एवरेज वैल्यू क्या होता है, टू रिड्यूस द एरर, कि हमारे पास थोड़ा अगर एरर आ गया है, वॉल्यूम में डिफरेंस आ गया है, तो उस एरर को हम कंपेंसेट कर देंगे बाय टेकिंग एवरेज वैल्यू ऑफ 3 वॉल्यूम्स। तो यही एक्सपेरिमेंट आपने 3 बार परफॉर्म करना है। अब आपने एक चीज और इसमें ध्यान देनी है
कि ब्यूरेट में हमने अपना सोल्यूशन मिक्स कर दिया। ये हमारी फॉर एग्जांपल ब्यूरेट है, बिल्कुल आपने इसको स्टैंड से इरेक्ट, बिल्कुल जितना आप स्ट्रेट इसको लगा सकते हो आपने उतना इसको स्ट्रेट लगाना है, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे। अब इसमें जो आपने एहतियात करनी है वो ये करनी होती है कि आप सोल्यूशन इसमें फिल करते हो। जब आप सोल्यूशन इसमें फिल करते हो तो आपके पास क्या होता है, जब सोल्यूशन फिल करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने सोल्यूशन फिल किया, ये मेरे पास इस तरह की मेनिस्कस बन जाती है, एक अपर मेनिस्कस बन जाती है, एक लोअर मेनिस्कस बनती है। तो अब 50 हम कौन सी कंसीडर करेंगे, अब यहाँ पे 50 ऊपर वाली मेनिस्कस पे आए तब कंसीडर करेंगे या 50 यहाँ पे आए तब कंसीडर करेंगे। तो ये डिपेंड करता है हमारे सॉल्यूशंस पे, हम किस टाइप का सॉल्यूशन ले रहे हैं। अगर हमारे पास कलरलेस सॉल्यूशन है, इफ वी आर यूजिंग कलरलेस सॉल्यूशन इन और टाइट्रेशन, फॉर एग्जांपल HCl का सॉल्यूशन ही डाला था हमने, HCl का सॉल्यूशन कलरलेस सॉल्यूशन होता है, तो आप लोअर मेनिस्कस को कंसीडर करोगे। जब आपका 50 ml यहाँ पे होगा, देन आप कहोगे ये फिल हो गई है 50 ml तक, तो आपने इसको बिल्कुल सीधा रख देना होता है किसी भी वुडन या टेबल पे, और इसके लोअर मेनिस्कस जब 50 ml पे आ जाए तो इसका 50 ml हम कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारा सोल्यूशन कलर्ड है, जो कि बहुत सारे सॉल्ट्स का आप यूज करते हो, रिडॉक्स टाइट्रेशन करोगे, लाइक KMnO4 का सोल्यूशन हो गया, KMnO4 कलर्ड सोल्यूशन है, K2Cr2O7 आपके पास कलर्ड सोल्यूशन है, इसका बड़ा प्यारा पर्पल कलर होता है। तो इसमें आप क्या करते हो, कलर्ड सोल्यूशन में आप हमेशा अपर मेनिस्कस देखते हो। जब आपकी अपर ये वाली मेनिस्कस जो होगी, जब अपर मेनिस्कस आपकी 50 ml पे आ जाएगी, देन आप कहोगे कि मेरी ब्यूरेट 50 ml तक भर गई है। तो यहाँ पे HCl कलरलेस सोल्यूशन था, तो हमारी लोअर मेनिस्कस जो थी उसका आना जरूरी था 50 ml पे। तो हम ये हमारा HCl का फॉर एग्जांपल सोल्यूशन है यहाँ पे, ये लोअर मेनिस्कस जब 50 ml पे थी तो मेरा 50 ml कवर हो गया। इसी तरह जब ये नीचे आ जाएगा, आपने टाइट्रेशन कर ली, तो आपकी लोअर मेनिस्कस जब जहां पे होगी वो वाला आप पॉइंट कंसीडर करोगे। फॉर एग्जांपल अभी ये यूज हो गया है और ये मेरा इतना रह गया, तो मैं जब देखूंगी मेरा कितना वॉल्यूम यूज हुआ है, तो मैं इस वाली मेनिस्कस से देखूंगी कि जो डिफरेंस यहाँ से यहाँ आएगा वो मैं कंसीडर करूंगी, ना कि ये वाला डिस्टेंस। ठीक होगी ये बात। तो ये थोड़ी सी प्रिकॉशंस आपने करनी होती हैं फॉर फिलिंग द ब्यूरेट। तो ये थी हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के, जिसमें हम इंडिकेटर यूज करेंगे फिनोल्फथीलीन। अब हम करते हैं अपनी टाइट्रेशन वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। अब देखो हमने बेस को देखना है, बेस आ गई है स्ट्रॉन्ग, जब भी स्ट्रॉन्ग बेस आए हमें एसिड से कंसर्न ही नहीं है, हमने जो इंडिकेटर यूज करना है, हमने यूज करना है फिनोल्फथीलीन। तो हम यहाँ पे फिनोल्फथीलीन ही यूज करेंगे। ये मैं आपकी रिमूव करते हैं, हम यहाँ पे ये वाली टाइट्रेशन करते हैं। तो जी हमारे पास आ गया है वीक एसिड। वीक एसिड अब आप ले सकते हो एथानोइक एसिड। एथानोइक एसिड का अगर आप सिंपल फॉर्मूला लिखो तो ये हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH। दिस वन इज योर वीक एसिड, एसिटिक एसिड, जो कि मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं लैब्स में। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे मेरा जो टाइट्रेशन है वो है वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस की। तो आप यहाँ पे अब वीक एसिड को फिल करोगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का सोल्यूशन भी कलरलेस है, तो इसकी भी हम लोअर मेनिस्कस को कंसीडर करेंगे। जब लोअर मेनिस्कस 50 ml पे आ जाएगी, देन मैं इसको फिल कर दूंगी। एसिटिक एसिड डालेंगे सेम ऐसे ही, और इधर मैं अपनी बेस की मैंने कंसेंट्रेशन फाइंड करनी है, मैं 10 ml बेस लूंगी, 1 to 2 ड्रॉप्स इंडिकेटर डालूंगी, फिनोल्फथीलीन पिंक कलर हो जाएगा, स्टॉपर खोल दूंगी, टाइट्रेशन को परफॉर्म करवाऊंगी। जैसे ही कलर कलरलेस होगा, सेम होगा एसिडिक बेसिक में सेम कलर देगी, जैसे ही कलर मेरा कलरलेस हो जाएगा मैं स्टॉप कर दूंगी, इसके डिफरेंस जितना आया होगा वो फाइंड कर दूंगी। इसी तरह मैं इस एक्सपेरिमेंट को 3 बार परफॉर्म करूंगी। ठीक हो गया, सेम हमने करना है, हमने कुछ नहीं करना, जस्ट टाइट्रेशन आपको बता दिया क्या क्या करनी है, उसके बाद हम उसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अभी थोड़ी देर तक कि कैसे हम इसकी फाइंड कर सकते हैं कंसंट्रेशन, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। अब यहाँ पे वीक बेस आ गई है तो हमारा इंडिकेटर जो है वो चेंज हो जाएगा, हमारा इंडिकेटर यहाँ पे डिफरेंट होगा। कौन सा होगा वो हम देखते हैं अभी। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, वीक बेस हम ले सकते हैं अमोनिया, या और मैं कहूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। जब हम अमोनिया का सोल्यूशन बनाएंगे तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगी, जो कि है वीक बेस। इसके लिए जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं मीथाइल ऑरेंज, विच इज एन एजो इंडिकेटर।
एजो इंडिकेटर क्या होता है, जिसमें हमारे पास एन डबल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप आए। यहाँ भी इस पे बेंजीन रिंग लगी होती है, इस साइड पे बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। तो हम मोस्ट कॉमन इंडिकेटर जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस में यूज करेंगे वो है मिथाइल ऑरेंज। इसकी जो पीएच रेंज है वो 3.1 पे ही होती है रेड, और जैसे ही इसकी पीएच चेंज होगी 4.4 तक ये येलो कलर दे देगा। तो इस तरह कलर का जो चेंज है वो हमें बताएगा एंड पॉइंट आ चुका है। तो इसमें हम क्या करेंगे जी, इसमें सेम हम ऐसे ही करेंगे। इसमें अब हमारे पास एक सेकेंड दें मुझे, हाँ जी, ये हम अपना ऊपर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे HCl। HCl हमें यहाँ पे अपना ब्यूरेट में लेंगे। नीचे हम अपनी अब वीक बेस हमारी टाइट्रेशन है, तो हम अपनी वीक बेस लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इसका 10 ml लेंगे। इसमें इंडिकेटर डालेंगे। जैसे ही हम इसमें अपना डालेंगे इंडिकेटर, इसका कलर चेंज हो जाएगा, जो भी रेड कलर आ जाएगा। जैसे ही फिर हम अपनी टाइट्रेशन करवाएंगे, हमारे पास टाइट्रेशन होती रहेगी। जैसे ही इसका कलर येलो होगा हम स्टॉप कर देंगे, मतलब हमारा एंड पॉइंट आ चुका है। तो सब में आपने प्रोसीजर एक ही करना है, जस्ट हमारे पास एसिड बेस चेंज होती रहेंगी। आपने इसको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सी टाइट्रेशन की टाइप है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है। जब भी स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो आपने फिनोल्फथालीन यूज कर लेना है। अगर वीक बेस यूज होगी तो आपने मिथाइल ऑरेंज यूज कर लेना है। उसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप आती है, ये सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। जब भी हम वीक एसिड वर्सेस वीक बेस यूज करेंगे तो वीक एसिड एसिडिक एसिड ले सकते हैं, वीक बेस हम अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। तो इसके लिए जो आपके पास मोस्ट कॉमनली ये एग्जिस्ट हम नहीं करवाते, बिकॉज इसका एंड पॉइंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू अचीव है। लेकिन इसके लिए कोई खास इंडिकेटर भी अवेलेबल नहीं है, बहुत कम वैरायटी के अवेलेबल इंडिकेटर्स हैं जो कि हम वीक एसिड वर्सेस वीक बेस में यूज कर सकते हैं। एक इंडिकेटर जो कि बेहतर एंड पॉइंट और अच्छा रिजल्ट देता है वीक एसिड वीक बेस के लिए, उसमें हम यूज करते हैं थाइमोल ब्लू। थाइमोल ब्लू को हम यूज करेंगे फॉर कलर चेंज और इंडिकेटर के तौर पे। और इस वीक एसिड वीक बेस में हम पीएच को मेजर करने के लिए या देखने के लिए हम यूज करते हैं पीएच मीटर। स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और वीक बेस की टाइट्रेशन कॉमनली परफॉर्म नहीं की जाती। हम बाकी जो तीन है ये लैब में मोस्टली परफॉर्म करते हैं, लेकिन वीक एसिड वीक बेस एग्जिस्ट करती है, बट इसके इंडिकेटर्स बहुत कम है। बाकियों के लिए अब बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में अब और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो। मैंने मोस्ट कॉमनली बताए हैं, लेकिन वीक एसिड वीक बेस के लिए इंडिकेटर्स बहुत कम अवेलेबल है। आपके पास एंड पॉइंट क्लियर नहीं आ रहा होता। ओनली इंडिकेटर जो कि सूटेबल है वो है थाइमोल ब्लू। ये आपके पास इंडिकेटर्स की टाइप्स हैं। ये आप इसके अलावा बहुत सारी हैं, लेकिन ये कुछ इंडिकेटर्स हैं। मिथाइल वॉयलेट, थाइमोल ब्लू, मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमोक्रिसोल रेड, मिथाइल रेड, लिटमस। ये आप लैब में यूज करते हो ड्यूरिंग टाइट्रेशंस। इनकी कलर रेंज दी गई है आपको। एसिड में ये डिफरेंट कलर्स देंगे, बेस में ये डिफरेंट कलर्स देते हैं। तो ये आपको बताए गए हैं कि ये इंडिकेटर्स हैं आपके पास। उसके बाद इंडिकेटर कलर चेंज करता है। इंडिकेटर कलर चेंज कैसे करता है हमने वो समझनी है। हमारे पास थ्योरी दी गई थी, थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर्स, दैट हाउ इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर। एसिड में उसका कलर चेंज क्यों है, बेस में उसमें ऐसा क्या हो जाता है कि उसका कलर चेंज हो जाता है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। इंडिकेटर्स हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इंडिकेटर्स मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड्स हैं या ऑर्गेनिक बेसिस हैं। और ये वीक, आपको पता है ऑर्गेनिक एसिड या बेस होते ही वीक है। 90% आपके पास ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक बेस वीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक बेसिस जो इंडिकेटर है आपके पास, वो क्या करते हैं, उनके स्ट्रक्चर में चेंज आती है। जब उनके स्ट्रक्चर में चेंज आएगी तो वो कलर चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास फिनोल्फथालीन का स्ट्रक्चर है। सिंपल फिनोल्फथालीन हमारे पास, इसमें तीन देखो बेंजीन रिंग है, इधर OH लगा है, इधर OH है, एक 5 मेंबर रिंग है जो कि डबल बॉन्ड O के साथ एक दरमियान में ये कार्बन है जिसके साथ ये अटैच है। ये हमारे पास फिनोल्फथालीन का स्ट्रक्चर है एसिड में, जो कि हम कलरलेस कहते हैं कि फिनोल्फथालीन इज कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन। जब हम बेस ऊपर से डाल रहे हैं टाइट्रेशन के दौरान, तो क्या होता है कि बेस में हमारे पास क्या होता है मेन, कि बेस वो होती है जो OH नेगेटिव देती है।
तो बेस के पास OH नेगेटिव है, वो OH नेगेटिव क्या करती है, बेस की क्वालिटी है कि OH नेगेटिव प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करवा लेती है। ये जो प्रोटॉन, इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो ये इसको आप सोचो ये नहीं है, इसका ये पूरा बॉन्ड ये, ठीक है, OH बॉन्ड। तो ये क्या करती है बेस, ये जो बेस है ये, एक सेकेंड दे मुझे, ये जो आपके पास बेस है, ये आपके पास इस, एक सेकेंड सेलेक्ट, ये बॉन्ड ऐसे है, OH का बॉन्ड, ये बेस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी, इस प्रोटॉन को ले लेगी, और ये पूरा का पूरा जो दो इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, हम कहते हैं, तो बेस ने ये प्रोटॉन ले लिया H पॉजिटिव फॉर्म में, और ये जो वाटर बना देगी OH नेगेटिव H पॉजिटिव, और ये जो पूरे के पूरे दो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन पे एज अ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाएंगे, एज अ नेगेटिव चार्ज। फिर आप देखोगे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। इसका आप डीलोकलाइजेशन करवा सकते हो, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और ये बॉन्ड टूट कर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप देखो यही हुआ है कि यहाँ पे देखो ये जो लॉन पेयर है, इस डबल बॉन्ड बना दिया इसने, ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन गया, इधर वाला बॉन्ड ये शिफ्ट हो गया, इधर वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड टूट के वो नेगेटिव बन गया। तो इस तरह आपके पास इंडिकेटर जो फिनोक्सिलिन था उसमें एक वाइड चेंज आए हैं, उस बेस ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करवा के नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करवा दिया है, और डीलोकलाइजेशन के नतीजे में पहले हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर, बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर। और उसके बाद हमारे पास जब बेस डाली तो रेजोनेंस करना हुआ, और रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन के नतीजे में जो हमारे पास स्ट्रक्चर बने हैं उसको हम कहते हैं क्विनोनाइड स्ट्रक्चर या क्विनाइड स्ट्रक्चर। क्विनाइड हम कहते हैं इस डबल बॉन्ड रिंग को, डबल बॉन्ड ऊपर होता है, इसको हम क्विनाइड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जो क्विनाइड स्ट्रक्चर है वो बेस में बनता है, और क्विनाइड स्ट्रक्चर इज पिंक इन कलर। तो थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर ये बताती है आपको कि जो आपका इंडिकेटर है एसिड या बेस में उसकी स्ट्रक्चर में चेंज आता है, तो ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडिकेटर उसका जो कलर है वो सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। एसिड में वो डिफरेंट स्ट्रक्चर में होगा तो एक कलर देगा, बेसिक में वो डिफरेंट स्ट्रक्चर रिज्यूम कर लेगा तो वो डिफरेंट कलर देगा। तो ये आपकी थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स ने बताया था। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इसके बाद मिथाइल, अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड में तो फिनोल्फथालीन यूज होंगे। दूसरी हमारे पास वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने मिथाइल ऑरेंज यूज किया था विच इज एन एजो इंडिकेटर। आपकी असाइनमेंट ये है कि आप एजो इंडिकेटर जो था मिथाइल ऑरेंज उसका स्ट्रक्चर देखोगे, उसका स्ट्रक्चर है क्या एसिड में, और जब हम बेस डाल रहे हैं तो उसके स्ट्रक्चर में ऐसी क्या चेंजेस आई हैं जो कि वो अपना कलर चेंज कर रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद एसिड या बेस में हमारे पास दो टर्म्स यूज की जाती हैं, एसिडिमेट्री एंड एल्केलीमेट्री। एसिडिमेट्री ऐसी टाइप है हमारे पास जिसमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन एसिड होगा और हम अननोन का जो सोल्यूशन होगा वो हमेशा बेस का होगा। मतलब क्या है, ब्यूरेट में आपने हमेशा एसिड लेना है। जब भी आप ब्यूरेट में एसिड लोगे, वो टाइट्रेशन की अब कोई भी टाइप हो सकती है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, वीक भी, जब भी आपने एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन एसिड लेना है और आपने टाइट्रेशन फ्लास्क में आप बेस लोगे तो ऐसी टाइट्रेशन को हम कहेंगे एसिडिमेट्री। और उसके बाद इसका ऑपोजिट होती है एल्केलीमेट्री। ऐसी टाइट्रेशन जहां आप ब्यूरेट में बेस लोगे और अपनी टाइट्रेशन फ्लास्क में एसिड लोगे तो ऐसी टाइप को हम कहते हैं एल्केलीमेट्री, कि हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन बेस है, या आप कह सकते हो हमारा टाइट्रेंट जो है वो बेस है, और जो हमारा टाइट्रेंट है टाइट्रेशन फ्लास्क में जिसकी हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है वो एसिड है, तो वो हमारे पास कहलाती है एल्केलीमेट्री। तो ये दो टर्म्स हम एसिड बेस में यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास टर्म यूज होती है प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड हमारे पास ऐसी टाइप है या ऐसा केमिकल को हम प्राइमरी स्टैंडर्ड कहेंगे जो कि प्योर होता है, जो कि स्टेबल होता है, जिसके हाई मोलेकुलर वेट होते हैं, जिसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं अटैच होता। अब स्टेबल का मतलब क्या है, स्टेबल कोई भी चीज होगी वो नॉन रिएक्टिव होगी, वो अपनी प्योर फॉर्म में है, वो रिएक्टिव नहीं है, ऐसे को हम कहते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड।
जबकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड हमारे पास कौन से सब्सटेंसेस है या कौन से कंपाउंड्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो कि इम्प्योर हैं, जो कि स्टेबल नहीं है, जो कि रिएक्टिव है, जिनका मोलेकुलर वेट कम है, जिनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच है। तो ऐसे स्टैंडर्ड या ऐसे केमिकल्स को हम टाइट्रेशन के लिए जो हम यूज करें तो उनको हम कहेंगे सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो प्राइमरी की हमारे पास एग्जांपल है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन आयोडेट, ये मोस्ट कॉमनली प्राइमरी स्टैंडर्ड है। वो और भी बहुत सारे हैं। सेकेंडरी वो है जो कि स्टेबल नहीं है, NaOH, HCl, H2SO4, KMnO4, EDTA, हाइपो, ये सारे आपके पास सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स हैं। अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, तो आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस सेकेंडरी स्टैंडर्ड होंगे हमेशा। और आपके पास पोटेशियम KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन पर्पल कलर का, जिसको हम लैब में पिंकी भी कहते हैं, ये आपके पास सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, जो बहुत कॉमनली यूज करते हैं हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस में, वो भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। हाइपो जो है थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, वो भी आपके पास सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड आपके पास रिएक्टिव है, स्टेबल नहीं है, तो मतलब इनकी कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो जाएगी। तो ऐसे केमिकल्स जिनकी कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो जाए उनको हम कहते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड, और इनकी कंसंट्रेशन को हम फाइंड कर सकते हैं विद बाय टाइट्रेशन विद प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड हमें सेकेंडरी स्टैंडर्ड की एग्जैक्ट कंसंट्रेशन को फाइंड करने में मदद करते हैं, क्योंकि आपको थोड़ी देर के लिए सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को रखोगे, इनकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। ये पानी को भी एब्जॉर्ब करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के भी हो सकते हैं, वैसे भी ये स्टेबल नहीं है, रिएक्टिव है, किसी ना किसी चीज के साथ ये रिएक्शन शो करके प्योर नहीं रहेंगे। तो हम इनकी कंसेंट्रेशन को फाइंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइट्रेशन कर्व्स। टाइट्रेशन कर्व्स हमारे पास क्या होती हैं जी? टाइट्रेशन कर्व्स हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एसिड बेस टाइट्रेशन की। आप किसी भी टाइट्रेशन कर्व को देखकर बता सकते हो कि वो आया एसिड बेस स्ट्रॉन्ग की है, वीक की है, किस तरह की आपके पास टाइट्रेशन हुई है, आप टाइट्रेशन कर्व को देख के फौरन बता सकते हो। अब टाइट्रेशन कर्व को हम अगर लेके चलें तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की फिलहाल मैं स्टार्ट में लेके चलती हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन करवाई। हम उसको अगर ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे हम पीएच स्केल को देखते हैं। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल पीएच स्केल है, इसको मैं, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इसकी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और दरमियान में आके ये 7 हो गई है, एंड देन ऊपर ये बढ़ती जा रही है। और यहाँ ये मेरी टाइट्रेशन का फॉर एग्जांपल 12, 13, 14 पीएच स्केल है, ठीक है। आपको पता है ना 0 से 14 तक होता है, ये मेरी एसिड रेंज है, ये मेरी बेसिक रेंज है। यहाँ पे मैं वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ले लेती हूँ, ये मेरा इधर वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज हो जाएगा। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की मैंने टाइट्रेशन करवाई है, तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच बहुत कम होती है, तो इसकी जो टाइट्रेशन कर्व है वो समहाउ 1 to 2, मैक्सिमम ये 3 से थोड़ी नीचे ही होती है। तो ये यहाँ से इसकी राइजिंग स्टार्ट हो जाएगी, 1 से 2 की रेंज में ही इसकी राइजिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ये इस टाइप की समथिंग बनेगी, पहले जाई जा रही है, जाई जा रही है, और फिर ये 13, 12 to 13, 13 से ऊपर जाके दोबारा फ्लैट हो जाएगी। तो इस टाइप की टाइट्रेशन कर्व जो कि 2 से 3 या 1 to 2 की रेंज में कर्व राइज स्टार्ट कर दे, और 12 to 13, 13 to 14 की रेंज में दोबारा फ्लैट हो, तो ऐसी को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन कर्व है। अब इसका जो इक्विवेलेंस पॉइंट है, आपको पता है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो इसका इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली 7 पर होता है। तो ऐसी टाइट्रेशन जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस यूज हो रहा हो, तो इनकी टाइट्रेशन कब स्टार्ट हो जाएगी राइज करना 2 to 3, 1 to 2 की रेंज में, और ये दोबारा जाके फ्लैट होगी 13 तक, राउंड अबाउट 12 to 13, 13 to 14, डिपेंड करता है आप एसिड या बेस कौन सा ले रहे हो। अब आपके पास KOH भी बेस है और NaOH भी बेस है, लेकिन NaOH आपके पास एज कम्पेयर टू KOH दोनों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एज कम्पेयर टू KOH NaOH वीक बेस है, तो इसकी जो कर्व होगी NaOH की वो 12 to 13 में आ जाएगी। KOH और मजीद स्ट्रॉन्ग है तो वो 13 तक जा सकती है, 30 से थोड़े ऊपर भी जा सकती है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी टाइप की बेस यूज कर रही हो, तो उस टाइप की टाइट्रेशन आएगी, लेकिन ये 12 से ऊपर ऊपर ही जा रही है।
इक्विवेलेंस पॉइंट इसका 7 पे आ जाएगा। अब दूसरे टाइप की टाइट्रेशन की बात किया जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस बल्कि हम पहले ये डिस्कस करते हैं वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीक एसिड है तो मतलब इसकी राइजिंग तो स्टार्ट होगी यहीं से, ऑलमोस्ट 1 to 2, 2 to 3 में ये राइज करना स्टार्ट हो, सॉरी वीक एसिड है, सॉरी सॉरी सॉरी, वीक एसिड का मतलब क्या है? वीक एसिड का मतलब ये है कि इसकी पीएच है जो वो जरा ज्यादा तक जाती है। हमारे पास जब एसिड आपके पास स्ट्रॉन्ग होता है तो उसकी पीएच कम होती है, जितनी पीएच आपके पास कम होती है 1-2 उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड है तो मतलब इसकी जो टाइट्रेशन कर्व है वो जरा ऊपर से स्टार्ट होगी, तो इसकी टाइट्रेशन कर्व की जो राइजिंग है वो ऑलमोस्ट 3 से ऊपर ऊपर 4 से 5 इस रेंज में जा रही है। तो इसकी टाइट्रेशन कर्व यहाँ से राइज करना स्टार्ट होगी आपके पास। और स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस की जाइए यहीं तक क्या 12 से 13, 13 से 14, डिपेंड अपॉन एसिड। जितना वीक एसिड होगा अब ये ऊपर से उतनी स्टार्ट होगी, थोड़ा सा इससे भी ज्यादा वीक एसिड है तो वो ऐसे स्टार्ट हो जाएगी, इसी रेंज में जा रही है जा रही है जा रही है। थोड़ी और स्ट्रॉन्ग बेस थी तो इससे थोड़ी सी ऊपर चल जाएगी, लेकिन ऑलमोस्ट इसी रेंज में वो लाई कर रही है आपके पास। तो आप इसको देख के फौरन बता दोगे इस कर्व को कि ये मेरे पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की है, एज इसकी जो स्टार्टिंग और राइजिंग है वो पीएच थोड़ी ज्यादा से हो रही है, और जहाँ ये 12-13 तक रही है तो मतलब बेस स्ट्रॉन्ग है। तो ये वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन कर्व है। अब स्ट्रॉन्ग बेस है आपके पास तो इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो ग्रेटर देन 7 हो जाएगा इसमें, उसमें एग्जैक्टली 7 था, इसका इक्विवेलेंस पॉइंट ग्रेटर देन 7 एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज एसिड बेस जो है वो डोमिनेट कर गई है, स्ट्रॉन्ग बेस है एसिड वीक है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन 7। देन थर्ड टाइप आप के पास होगी जी, कलर चेंज कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी टाइट्रेशन की जो कर्व है वो स्टार्ट होगी 2 से 3, 1 से 2 इस रेंज में। तो ये आपके पास यहीं से कर्व स्टार्ट हो जाएगी राइज करना। अब वीक बेस है तो ये नीचे से ही खत्म हो जाएगी यहीं पे, 8 से 9, 9 से 10 मैक्सिमम यहीं तक जा रही होती है आपके पास, बिकॉज वीक बेस है। अब जितनी स्ट्रॉन्ग बेस है उतनी पीएच ज्यादा होती है, वीक बेस है जल्दी कर्व स्टार्ट हो जाए, फ्लैट हो जाएगी आपके पास। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस में क्या होगा, स्टार्ट स्ट्रॉन्ग एसिड नीचे से ही होगा, लेकिन वीक बेस है तो ये 7 से 8, 8 से 9 के राउंड अबाउट में ही खत्म हो जाएगी आपके पास। तो इसका जो इक्विवेलेंस पॉइंट है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस का, इसका इक्विवेलेंस पॉइंट लेस देन 7 होता है आपके पास, बिकॉज एसिड डोमिनेट कर गया है, जो स्पीशी डोमिनेट कर रही है अपनी तरफ वो पीएच को ले जाएगी। एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस वीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट इज लेस देन 7। उसके बाद आपके पास आती है वीक एसिड वर्सेस वीक बेस की कर्व। वीक एसिड वर्सेस वीक बेस सबसे मासूम टाइप है बेचारी हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या होगा, वीक एसिड है तो जी स्टार्ट होगी 4 से 5 में, ये 4 से 5 में स्टार्ट होगी, और वीक ही बेस है तो खत्म भी बेचारी जल्दी हो जाएगी इधर। तो सबसे छोटी टिन्नी सी कर्व जो आपको दिख रही हो वो वीक एसिड वीक बेस की कर्व होती है। अब आपने तीन चारों समझ ली है, अब मैं आपको पीएच स्केल पे ये भी नहीं देती, यहाँ पे मैंने यहाँ तो ड्रॉ किया था ना, पहली बार समझ रहे थे 1, 2, 3 या 13 तक गए, यहाँ मैं आपको कुछ नहीं दे रही, यहाँ मैंने वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट लिख दिया है, यहाँ पे पीएच स्केल जा रहा है। अब मैं यहाँ पे पीएच की वैल्यूज भी नहीं डाल रही, लेकिन शेप को देखते ही आप समझ जाओगे ये किसकी है। लाइक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो ये यहाँ से राइज स्टार्ट हो रही है, जा ये यहाँ पे 14 है, यहाँ ग्राफ जहां तक जाएगा ना ऑलमोस्ट 14 तक आ रहा है। तो अब देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये यहाँ यहाँ गई है, और ये यहाँ, अब यहाँ पे 14 था, ऑलमोस्ट नियर टू 14 है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बेस कोई है, क्यूएच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, और उठी ऊपर से है। यहाँ पे 1, 2, 3 कहीं लाई कर रहा होगा पीएच, लेकिन ये 5 से 6 पे उठी है, तो मतलब क्या है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन का। ठीक होगी। उसके बाद एक और टाइट्रेशन कर्व बना रही हूँ, देखो वैसे ही पता चल रहा है कि इतनी ऊपर से उठी है और फौरन ही खत्म हो गई है। तो वीक एसिड वर्सेस वीक बेस की टाइट्रेशन कर्व है। तो टाइट्रेशन कर्व को देखते ही आपको पता चल जाए कि ये कौन सी टाइप है हमारे पास टाइट्रेशन की, और इसका इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा। जो भी चीज डोमिनेट कर जाएगी उस लिहाज से उसका इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का इक्विवेलेंस पॉइंट इक्वल टू 7 है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का ग्रेटर देन 7 है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का लेस देन 7 है,
अब आप मुझे बताओगे कि वीक एसिड वर्सेस वीक बेस का इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पे लाई करना चाहिए, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब हम सीखेंगे कि कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में। एमसीक्यूज के फॉर्म में, लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में टाइट्रेशन तो आ जाता है हमें, लेकिन हमारे पास न्यूमेरिकल लाजमी आता है 5 नंबर का, 10 नंबर का एग्जाम में, या एमसीक्यू फॉर्म में भी टीचर दे देते हैं। तो टाइट्रेशन में जितनी भी हम टाइट्रेशन पढ़ेंगे, एसिड बेस, रिडॉक्स, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, सब में एक ही तरीका अप्लाई होगा, सब में एक ही मेथडोलॉजी ली जाएगी कि किस तरह हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है एसिड बेस का, ये स्टोकियोमेट्रिक जो इक्वेशंस है उसके साथ डील करती है। स्टोकियोमेट्री में हम क्या करते हैं कि हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपने एसिड बेस टाइट्रेशन में भी करना है, वो करना है एसिड बेस की इक्वेशन जो भी होगी आपने उसको अच्छे तरीके से बैलेंस करना है। हम सबसे सिंपल एग्जांपल को लेके चलते हैं। HCl जो कि मोस्ट कॉमन है, जो हम करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, कि हमारे पास HCl और NaOH जब रिएक्शन शो करते हैं, जब इनका रिएक्शन होता है टाइट्रेशन फ्लास्क में, ऊपर से हम खोल देते हैं HCl को, तो हमारे पास सॉल्ट जो बनता है वो होता है NaCl, और साथ में हमारे पास बन जाता है पानी H2O। तो हमेशा जब भी एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो इनके पीछे दो जो प्रिंसिपल होते हैं वो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होती है कि एक एसिड और एक बेस मिलके सॉल्ट और वाटर देंगे। हर टाइप के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा आपके पास एसिड बेस मिलेंगे, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, बेस हो, सॉल्ट बनेगा और साथ में पानी बन जाएगा। तो इसमें हमें जो कंसर्न होता है हमारा, अभी देखो इसमें ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी, आपके पास एक H है, इधर 2 H है टोटल, इस साइड पर 2 H इधर है, एक क्लोरीन है इस साइड पर, एक क्लोरीन है, एक सोडियम है, एक सोडियम हो गया, एक O है, एक O है। तो सारे के सारे एटम्स आपके पास बैलेंस्ड है इस इक्वेशन में। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने एसिड बेस में क्या करना है, आपने अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है, M1V1 M1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर N2। ये आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इसमें आपकी मर्जी है, आप इसको एसिड ले लो या इस साइड को एसिड ले सकते हो। अब जिस चीज को आपने एसिड कंसीडर कर लेना है, फिर उसका ये जो साइड होगी, अब यही इसकी मोलैरिटी, वॉल्यूम और सोडियम, ये नंबर ऑफ मोल सॉरी, जो होंगे वो एसिड की ही डालोगे। इस साइड को आप बेस लोगे तो मोलैरिटी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स आप इस साइड पे बेस के ही डलेंगे। पहले आपकी मर्जी, आप इसको भी बेस लिख सकते हो, इसको भी एसिड। एक बार जब आप फिक्स कर लोगे कि ये साइड मेरी एसिड या बेस की है, तो सारी चीजें आपने ध्यान से उसी की पुट करनी है। तो हमने जो अभी कुछ देर पहले टाइट्रेशन की थी, उसमें हमने HCl को टाइट्रेंट रखा था, इसकी कंसंट्रेशन हमें पता थी। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल 0.1 मोलर आपको दी गई है इसकी कंसंट्रेशन, बेस की कंसंट्रेशन आपने फाइंड करनी है। NaCl और H2O से हमें कंसर्न नहीं, हमें यूज नहीं आएंगे। इनके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, नंबर ऑफ मोल्स 1 1 ही है। तो आपने इसका वॉल्यूम आपने HCl का ब्यूरेट से फाइंड कर लेना है। हमारा डिफरेंस आया था ना, हमने पहले 50 ml लिया था, देन कितना डिफरेंस आया था, फॉर एग्जांपल जो डिफरेंस आया था आपका वो 8.7 ml का आ गया था फॉर एग्जांपल। और उसके बाद बेस का जो आपने ml लिया था टाइट्रेशन फ्लास्क में, वो 10 ml लिया था। तो आपको सारी चीजें गिवन हो गई हैं। एक की मोलैरिटी नहीं पता बेस की, तो आप सारी चीजें डाल दोगे। मोलैरिटी M1 में 0.1 मोलर आ जाएगा, वॉल्यूम इसका 8.7 ml यूज हुआ है, इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के। देन M2 हमने फाइंड करना है, V2 हमारे पास G 10 ml है और N2 भी 1 है। तो इसमें आप सिंप्लीफाई करोगे तो M2 आप एक साइड पे कर लोगे, M2 को जब आप एक साइड पे करोगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी M1V1 N2 ओवर V2 ओवर N1, कि ये आपने फाइंड करना है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और कुछ नहीं हुआ है। तो उसके बाद ऐसी इक्वेशंस जहां पे आपके पास एसिड और बेस का नंबर ऑफ मोल्स 1 1 है, तो उनके लिए आप सिंपली M1V1 इज इक्वल टू M2V2 भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स तो 1 1 है ना, तो आप इनको लिखो या ना लिखो एक ही बात है, लेकिन ओवरऑल पूरा फॉर्मूला हमारे पास यही होता है। तो अब हमें आगे, मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल्स डाली हैं, हम उन एग्जाम्पल्स को लेके चलते हैं कि वो एग्जाम्पल्स हमें क्या कहती हैं। मुझे आधा सेकंड दो इसको रिमूव करने के लिए, देन हम अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ प्रोसीड करते हैं। ओके जी, हमारी नया एग्जाम्पल है
ये 50 ml of an HCl solution with unknown concentration is titrated with 0.25 molar NaOH if it takes 35.2 ml of a base to reach equivalence point. What was the concentration of HCl solution? सिंपल है, अभी इक्वेशन हमने लिखी थी, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो हम सिंपल M1 M2 इज इक्वल M1 V1, सॉरी आज पता नहीं क्यों मैं V2 लिख रही हूँ इधर, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, हम अपना ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, हम वैल्यूज डालें, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारी एसिड साइड है, इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारी बेस साइड है। ठीक हो गया। अब देखो उसने कहा 50 ml of an HCl solution with unknown concentration is titrated with 0.5 molar NaOH. If it takes 35.23 ml of a base, तो दोनों की वॉल्यूम बता रखी है, ऐसे हमने इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, अननोन कंसंट्रेशन है एसिड की, तो आप इधर M1 ही लिखा रहने दोगे, वॉल्यूम इसका दे दिया है उन्होंने 50, M2 उन्होंने दी है आपके पास 0.250 मोलर, और वॉल्यूम कितना लगा है बेस का 35.23। तो जी आपने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है सिंपल एसिड की, तो आप क्या करोगे, इस साइड पे आके 50 से डिवाइड कर दोगे इस चीज को, और ये आपके पास इधर आके इधर डिवाइड हो गया, ये M1 आपके पास मोलैरिटी एसिड की आ जाएगी। कुछ भी नहीं करना, सिंपल, बहुत बहुत सिंपल है, जस्ट आपने वैल्यूज को पुट करने हैं और नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं करना। ये एक एग्जांपल होगी है, उसके बाद थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम। कॉम्प्लेक्स एग्जांपल में है डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इफ इट टेक्स 10 ml of 0.5 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू टाइट्रेट टू 50 ml HCl। अब यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी सी आपने पहले, सबसे पहला काम ये करना है, इक्वेशन लिखनी है। HCl है हमारे पास, एसिड दिया है, बेस उसने दी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं जी, तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा, है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस है तो आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, आपके पास सॉल्ट बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का, साथ में आपके पास बन जाएगा वाटर। अब मैं अगर इसको बैलेंस करूं तो मेरे पास वाटर के साथ 2 आ जाएगा और 2 HCl के साथ आ जाएगा, ये मेरे पास सारे एटम्स यहाँ पे बैलेंस हो गए हैं। तो यहाँ पे अब मुझे आपके पास रेशो 1:1 नहीं रही, तो मुझे यहाँ पे M1 V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2 V2 ओवर N2 लिखना लाजमी हो गया है। अब कंसंट्रेशन फाइंड किसकी करनी है, ये मैंने एसिड लिया है, ये बेस लिया है, डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ HCl की मोलैरिटी फाइंड करनी है, तो मैं ऑलरेडी फार्मूला पहले ही मॉडिफाई कर लूँ कि M1 फाइंड करना है मैंने, तो फार्मूला क्या बनेगा M2 V2, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर N1 और दूसरी साइड पे N2, और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा V1। यहाँ पे मैं अपनी वैल्यूज पुट कर दूंगी कि ये मेरे पास एसिड की थी, आप और अपनी आसानी के लिए इधर ही वैल्यूज भी डाल सकते हो। अब एसिड की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है मैंने, तो ये तो M1 ही रहेगा। और उसके बाद क्या है, जब द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इफ इट टेक्स 10 ml ऑफ 0.5 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ये इसने 10 ml दे दिया आपको V2, और इसकी कंसंट्रेशन उसने दे दी है 0.5 मोलर, 0.5 मोलर। N2 इसके नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 1 ही यूज हो रहे हैं, तो आप इसको 1 ही डालोगे, और उसके बाद यहाँ पे 50 ml उसने HCl का दिया है आपको, आप इधर 50 लिखोगे, इधर N1 जो है आपके पास 2 है, तो इसको आप पुट कर दोगे सिंपल वैल्यूज को, तो M2 आपके पास क्या थी 0.5 मोलर बेस का दिया हुआ है उसने, और बेस का वॉल्यूम उसने यूज करवाया है आपको 10 ml। उसके बाद जी क्या किया हुआ है, N1 आपके पास है 2 मोलर, 2 मोल्स एसिड के है ना, तो उसके बाद N2 आपके पास 1 मोल है, और V1 आपके पास कितना है जी 50 ml HCl की। तो इसकी आप कैलकुलेशन कर लोगे सिंपली, और कैलकुलेशन के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो मोलैरिटी में आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इसका यूनिट कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो भी आंसर आएगा वो मोलैरिटी या मोल पर DM क्यूब में आप उसको लिख सकते हो। तो ये आपके पास थी सिंपल कैलकुलेशंस। उसके बाद मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए मजीद कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, ये मैं रिमूव कर दूं, पहले बहुत गंद मच चुका है, आपको ये समझ नहीं आएगी, तो आपने इनको प्रैक्टिस करना है अपनी कॉपीज पे, और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, ताकि मैं आपको बताऊं कि आपने अपनी कैलकुलेशन सही की भी है या नहीं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इफ 50 ml of 0.5 molar barium hydroxide solution is added to 100 ml of solution।
कि आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस है, उनका रिएक्शन करवाना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, और ये अपनी वैल्यूज पुट करके कंसंट्रेशन फाइंड करनी है एसिड की। एक काम ये करने हैं। दूसरे में आपने क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइट्रेशन विल हैव इक्विवेलेंस पॉइंट एट अ पीएच ग्रेटर देन 8। तो आपके पास कुछ 4 ऑप्शंस दिए हैं मैंने, इनमें से आपने बताना है कि कौन सी ऐसी टाइट्रेशन होगी जिसमें जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो ग्रेटर देन 8 पीएच पे होगा। तो ये थी आपकी कंप्लीट एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। उसके बाद बाकी 3 टाइट्रेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और आगे हमारे लेक्चर्स की अपडेट रहने के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके।